गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम। मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, एक बहुत ही अजीब सा सिलसिला जो है तुर्किया के अंदर चल पड़ा है और वो हुआ यूँ है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अर्थक्वेक आए हैं बैक टू बैक। और जो तुर्किया है वो तो बिल्कुल एक हिल के रह गया है। इतने मतलब बड़े भूकंप जो आप जैसे कह लें, ज़मीन का हिल जाना, ये ज़लज़ले आना। तो अभी पीएम मोदी ने जो है वो भी सपोर्ट ऑफ़र की है तुर्किया को। अब देखते हैं कि इस पे इंडिया क्या हेल्प कर सकता है तुर्किया की, और तुर्किया ने क्या इंडिया को इस चीज़ का जवाब दिया है। तो ये वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, नहीं देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ टर्की में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया है। एक्चुअली मुझे अपने वर्ड्स करेक्ट करने चाहिए। 3 भूकंप आए हैं एक के बाद एक। जी हाँ, 3। यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, सेकेंड पावरफुल अर्थक्वेक टू हिट टर्की। 1400 लोगों की ये मौत बता रहे हैं, जबकि रियलिटी में टर्किश मीडिया कह रहा है कि आराम से जो टोटल डेथ टोल है ये 1600 से लेकर 1800 के आसपास पहुंच चुका है। क्योंकि देखो हुआ यहाँ पर क्या, टर्की को पहले एक अर्थक्वेक ने हिट किया जिसका रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड कितना था, 7.5। फिर उसके कुछ ही मिनट्स बाद एक सेकंड अर्थक्वेक आया टर्की में, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 7.8। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि भारत में गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था, जिस पर बाद में मूवी भी बनी थी कायपोचे, वो अर्थक्वेक था 7.6 मैग्नीट्यूड का। तो कंपेयर करके देख लो कि वो एक अर्थक्वेक, यहाँ पर 2 अर्थक्वेक ऐसे आए और उसके बाद भी कहानी नहीं रुकी। एक तीसरा अर्थक्वेक और आ गया, थर्ड अर्थक्वेक रैटर्स टर्की। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है, 6 के आसपास का सा मैग्नीट्यूड है। मगर एक देश को लगातार अगर 7 मैग्नीट्यूड से ऊपर के अर्थक्वेक हिट करते हैं तो आप मान लीजिए उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये कुछ वीडियोस हैं, इमेजेस हैं टर्की से, एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग जो दृश्य निकल के आ रहे हैं टर्की से। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं मदर नेचर, ऊपर वाला जो भी आप कह लीजिए, उसके सामने सर झुकाने का मन करता है। क्योंकि यहाँ पर पता लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स कितने ज्यादा पावरलेस हैं। जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का ये हाल होता है। और देखो अब बीच में ना कुछ वीडियोस ये भी सामने आई थी कि टर्की में ना एक्सप्लोजन हो रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आई है कि जी यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे। अब ये एक वीडियो है, उसके अलावा बहुत सारी और वीडियोस हैं। लगातार ना टर्की में एक्सप्लोजन हो रही है। इसका रीजन क्या है? रीजन अब देखो ये है कि कई बिल्डिंग जो है ना, ये इनकी नेचुरल गैस की पाइपलाइन पर गिर गई। या तो बिल्डिंग्स गिरी हैं या तो अर्थ पे जो क्रैक आए हैं उसकी वजह से इनकी जो बहुत सारी नेचुरल गैस पाइपलाइंस थी, यहाँ पर लीकेज होनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद बड़े स्केल पर विस्फोट भी हुए हैं। इसमें कितने लोग मारे गए हैं इसका अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो जब ऐसी स्थिति एक देश में हो जाए ना, तब उस देश की सरकार हाथ खड़े कर देती है। नाउ अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, आप में से मुझे पता है कुछ लोग पूछोगे इंडिया हेल्प क्यों सेंड कर रहा है टर्की को। वे आपने थंबनेल में भी लिखी है बात, उसके अलावा हमने रिपोर्ट में भी पढ़ी है कि इंडिया मदद सेंड कर रहा है टर्की को। टर्की ने तो कश्मीर का इशू उठाया था, टर्की आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो टर्की को हम अपनी तरफ से हेल्प क्यों भेज रहे हैं? देखो रीजन समझ लो, टर्की ने हेल्प मांगी है जब कोई ऐसी हालत में हो जहां पे हजारों लोग मर रहे हैं। और अभी तो देखो डेथ टोल कहां जाकर पहुंचेगा हमें पता ही नहीं है इसका। मैं कोई नंबर कोट करना चाहता नहीं हूं क्योंकि डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है। मैंने बहुत इस पर आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च करने की कोशिश करी, मगर मैं भी एक कंप्लीट आइडिया लगा नहीं पा रहा। लग रहा है कि परहैप्स करोड़ों लोग बुरी तरीके से इंपैक्ट हुए हैं इस अर्थक्वेक से। तो कितने उसमें मृतक होते हैं वो बाद में पता लगेगा। तो टर्की की हालत इतनी खराब है कि इनकी सरकार ने ना 4th लेवल अलर्ट इशू कर दिया है। आप यहाँ पे कहोगे ये क्या होता है? देखिए, जब एक देश में हालत इतनी खराब हो जाए कि सरकार को ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किसकी हेल्प करे, किसकी हेल्प ना करे, तब वो देश ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देखकर कहता है हेल्प मी।
और टर्की भी यही कह रहा है। टर्की ने मदद मांगी है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। जब एक देश लेवल 4 अलार्म हिट करता है तो मतलब कि वो देश इंटरनेशनल हेल्प मांग रहा है। तो ऐसे केस में देखिए भारत का दायित्व बनता है कि हम टर्की की कुछ ना कुछ हेल्प करें, और हमने इसलिए रेस्क्यू टीम डिस्पैच कर दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लगातार मेडिकल टीम सेंड करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऑल पॉसिबल असिस्टेंस दो टर्की को, क्योंकि मदद की देखिए बहुत वहां पर नीड पड़ेगी। चाहे यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना सब आ जाए, हो सकता है कि ये सारी मदद भी कम पड़ जाए। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है। पीएम मोदी यहाँ पर कह रहे हैं, एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू अर्थक्वेक इन टर्की। और आप नोटिस करिए इन्होंने डायरेक्टली रिप्लाई किया है एर्दोआन की ट्वीट का। नीचे यहाँ पर एर्दोआन ने टर्किश लैंग्वेज में लिखा है कि भूकंप आ गया, काफी लॉस हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर पीएम मोदी कहते हैं, India stands in solidarity with the people of Turkey and is ready to offer all possible assistance। और ये देखो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर कंट्रीज पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर कि तुमने ये कहा था, तुमने ये किया था, ये सब भुलाकर एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करती है। एटलीस्ट मैं कहूंगा सभ्य देश और सभ्य लोग तो यही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल का जो मेन सरकारी ट्विटर हैंडल है ये भी कह रहे हैं, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ टर्की। जबकि फिलिस्तीन के इशू को लेकर, वेरियस और इवन सीरिया की बॉम्बिंग के इशू को लेकर टर्की कितनी ज्यादा आलोचना करता है इजराइल की, ये बात आप सबको पता है ना। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग यही पूछ सकते हैं कि मगर टर्की के लोग हमारे लिए क्या ये सब करते? अगर हम बहुत बड़ा फंसे होते, हमें हेल्प चाहिए होती, तो क्या टर्की हेल्प करता? देखो दुनिया ऐसे नहीं चलती कि वो हमारी हेल्प करता है या ना करता। आपके मॉरल्स होते हैं, आपके एथिक्स होते हैं। हमारे पीएम यूएन में जाकर कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली। हमारा तो मानना यह है कि दुनिया एक परिवार है, तो हम अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे। बाकी मैं आप सबको भी कहूंगा, मेरी एडवाइस है आप सबको, सोशल मीडिया पे और जगह ऐसे टाइम में किसी की पीड़ा का मजाक मत उड़ाइएगा। मुझे पता है कि 99% लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मगर 1% लोग जो कहते हैं कि जी यहाँ पे तो हम किसी को ताना मारेंगे या कुछ कहेंगे, अवॉइड दैट। क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी ने टर्की की जो कॉल है हेल्प के लिए कि हमारी मदद करो, अभी जो हालत है संभल नहीं रही, ये सुनी है। WHO, यूएन की वेरियस बॉडीज हरकत में आ चुकी है। इवन रशिया ने भी, रशिया वायदा एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है यूक्रेन में, तब भी इन्होंने 2 IL-76 एयरक्राफ्ट भेजे हैं जहां पर 100 रेस्क्यूअर्स हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली कहा है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि टर्की के लोगों की जितनी हेल्प ये लोग कर पाए उतनी करें। और टर्की में जो कई लोगों की मौत हुई है ना, उनमें कई लोग रशियन भी हैं, कई रशियंस यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, कई मारे भी गए हैं। अब आप यहाँ पर कहोगे रशियंस टर्की में कैसे पहुंच गए? जब रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे तब कई लोग हैं, मान लो कोई रशिया में यूट्यूबर था, कोई इंटरनेशनल मार्केट से कुछ कमाता था, वो सैंक्शन के अंडर काम कर नहीं सकता, तो कई हजारों लोग रशिया से भागकर चले गए थे टर्की में। अब ये किस्मत होती है, टर्की में गए भागकर, टर्की में भूकंप आ गया। मगर इस बीच मैं एक बात ये भी बोल दूं, आप में से कई लोग हो सकता है ये कमेंट सेक्शन में लिखे कि थॉट्स एंड प्रेयर्स टू टर्की। अपने थॉट्स और प्रेयर्स में टर्की के साथ साथ सीरिया को मत भूल जाना, क्योंकि जो ये भूकंप आया है जिसका एपिसेंटर तो टर्की में है। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की का जो साउथ का रीजन है ना, यहाँ पर इधर आया है मेन अर्थक्वेक। ठीक है, हालांकि डिस्ट्रक्शन और जगह भी हुई है, मगर मेन जो यहाँ पे आप कह लीजिए एपिसेंटर है इस इलाके में है। तो इसकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शन सीरिया में भी हुई है। सीरिया में भी अलेप्पो नाम का शहर है, हालांकि वहां पर इतनी जंग हुई है रिसेंटली कि कुछ बचा था नहीं, मगर फिर भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, नुकसान हुआ है। तो याद रखिएगा सीरिया का भी यहाँ पर लॉस हुआ है। और पीएम मोदी ने भी ये बात बोली है कि देखिए ये भी हमें बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है जानकर कि सीरिया को भी इस अर्थक्वेक ने हिट किया है। माय सिंसियर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज एंड विक्टिम्स, वी शेयर ग्रीव विद द सीरियन पीपल एंड रिमेन कमिटेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन दिस डिफिकल्ट टाइम। तो चाहे 90% एक्चुअली 95% नुकसान यहाँ पर टर्की का हुआ हो, मगर सीरिया को भूल मत जाना। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर टर्की में इतने भूकंप आते क्यों है? क्योंकि देखो टर्की में दो बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन गुजरती है। एक तो है नॉर्थ एनाटोलिया फॉल्ट लाइन, इसकी वजह से काफी बार नॉर्दर्न टर्की में आते हैं भूकंप। फिर है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन, इसकी वजह से काफी बार जो भी यहाँ भूकंप आया है इस इलाके में भूकंप आते हैं। तो टर्की में देखो लगातार भूकंप आते रहेंगे, इन द पास्ट आते रहे हैं, भविष्य में भी आएंगे, क्योंकि टर्की ऑलमोस्ट आप कह लो यूरोप और एशिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में ग्राइंड हो रहा है। तो टर्की को देखिए भविष्य में सोचना होगा
कि ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसमें अर्थक्वेक से इतना नुकसान ना हो। और वैसे जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट यूरोप पे आएगा। देखो क्या है कि यूरोप ने ये सोचा, प्लानिंग ये चल रही थी कि रशिया से नेचुरल गैस ना परचेज करके ना ये लोग क्या करेंगे कि जो सेंट्रल एशियन देश है इनसे नेचुरल गैस परचेज कर लेंगे, और यहाँ पे मेन इनका जरिया होगा टर्की। टर्की सबके लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहा था कि एनर्जी जो डिपेंडेंस है रशिया की है बिल्कुल खत्म कर देंगे, यूरोप की जो मेन एनर्जी है ये आया करेगी टर्की से। मगर इस अर्थक्वेक ने ना एक जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी डाल दी है। यूरोप भी अब 5 बार सोचेगा कि पहली बात तो देखो टर्की में अब तो इतना नुकसान हो चुका है कि जो पाइपलाइन बननी थी 2-3 साल में अब बनेगी कम से कम 7-8 साल में, ठीक है। उसके अलावा टर्की में हर ये जो 2-3 दशकों में ऐसा भूकंप आ जाता है, कल को मान लो फिर से ऐसा भूकंप आ गया तो यूरोप की जो पाइपलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तब ये लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप एक जियोपॉलिटिकल सेंस में कहें तो रशिया को बड़ा फायदा हुआ है। यूरोप की जो डिपेंडेंस है रशिया पर इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। और अभी देखिए टर्की से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज हो रहेगी, तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का, और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, क्या कहती हो खतीजा? नेचुरल डिजास्टर्स में ये बताते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग जस्ट है, कोई नहीं है। आपसे ऊपर भी कुछ है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। मतलब आप जो मर्जी प्लान कर लो, जो होना होता है। अब अर्थक्वेक, अब जैसे अर्थक्वेक उन्होंने, जैसे मुझे प्रशांत सर की बात वाकई बहुत अच्छी लगी है कि यार आपने मजाक नहीं उड़ाना। वरना जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, सैलाब भी एक नेचुरल डिजास्टर था, नो डाउट। हमने उस पर बहुत किया था कि डैम्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आया था, लोग मरे थे, लाखों में, बहुत करोड़ों की जानों का नुकसान हुआ था, और अभी तक लोग सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ में। और बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया था कि देखा अच्छा चलो ये कर लो, वो कर लो, डूब गए हो, मतलब लोग करते हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि जैसे बात की कि हम क्यों दें, हम क्यों ना दें, जब ये ऐसा कोई वक्त आता है ना तो आपको करना पड़ता है, आपको सबको इकट्ठा होना पड़ता है। और अर्थक्वेक जैसी अब देखें अचानक जो ये चीज़ होती है, जैसे एक्सप्लोजन जो वहाँ पे हो रहे हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देखो बात यह है कि हमें एक चीज़ को ये देखना चाहिए ज़हन में कि आज से बहुत अरसा पहले की बात है कि जब 2005 के अंदर देखिए जब हम रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा रिएक्शन, हम आम भी जब जनरल लाइफ में भी बात कर रहे होते हैं तो हम तो पहले किसी की बात सुनते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा बहुत उस पर बात करके फिर अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। यार आपको पता है नहीं हमारे यहाँ तो इस तरह से हुआ था। तो रिएक्शन की बेसिकली जो है वो साइकोलॉजी भी यही कहती है कि आप रिएक्ट भी इसी तरह से करते हैं, जो बेसिक उसकी एक प्रिंसिपल है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें खतीजा, तो पाकिस्तान में 7.6 मैग्नीट्यूड का आया था, और इससे अफ़गानिस्तान को भी और इसी तरह ताजिकिस्तान को भी और चाइना को भी और थोड़ा सा इंडिया को भी टच किया था। और ये पाकिस्तान के इसका जो मेन सेंटर पॉइंट था वो था बालाकोट, पाकिस्तान का जो कश्मीर है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, मुजफ्फराबाद के पास। अब हुआ क्या जी कि उसने इस इलाके को इतना हिट किया कि वो साउथ एशिया की हिस्ट्री का इतना बड़ा एक अर्थक्वेक था कि तकरीबन 86,000 बंदे जो है वो उसमें मर गए थे, और इतने ही कोई इसी के करीब जो है लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे, और इसी तरह से चीज़ें जो है वो चलती रही थी। तो बहुत से लोग, लाखों की तादाद में लोगों को दरबदर होना पड़ गया, वो समझ रहे हैं। सो आप ये देखो कि एक 7.6 मैग्नीट्यूड का जो ज़ल्ज़ला था उसने क्या से क्या तबाहियाँ मचाई थी, और वो हम कहते हैं कि ये साउथ एशिया की हिस्ट्री का सबसे डेडलेस्ट किस्म का अर्थक्वेक था। तो क्या जो आज तुर्किया के अंदर 7.6 और फिर उसके ऊपर फौरन से 7.8 का आ जाना और फिर एक तीसरा आ जाना, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और इस वक्त जो एक तुर्की जिसको हम यूरोपियन टच देते हैं और कहते हैं कि यार वो बहुत आगे जा रहा है, उसकी टूरिस्ट और उसका सारा कुछ, और इस तरह जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया, वो इवन तो खुद बहुत मुश्किल से स्टेबल हो गया, वो वहाँ पे शायद टूरिस्ट क्या करेंगे। तो अब तो उन्हें लोगों को हेल्प के लिए कॉल की है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो मुझे ऐसे लगता है कि देखें पाकिस्तान को भी करना चाहिए, और शहबाज शरीफ ने कहा भी है कि हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे, बट मसला यह है कि आज पाकिस्तान
खुद दूसरों से हेल्प मांगता फिर रहा, वो किसी की क्या हेल्प मांगे। ऐसे में इंडिया का जो रूल है कि इंडिया ने आगे बढ़ के कहा कि जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो भी हम पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। और दुनिया में यही चीज़ें हैं, जिस तरह मोदी जी भी कहते हैं कि दुनिया एक वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली की तरह है, तो फिर इसी तरह से जो है चीज़ें चलेंगी। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा पीएम मोदी का इनिशिएटिव कि वो इसके लिए कर रहे हैं। और कश्मीर के अंदर जो आया था उस पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा साथ दिया था, और इसी तरह तुर्किया का भी देना चाहिए। आपको क्या लगता है जी कि अब क्या हो सकता है इस हवाले से बेहतर, और पाकिस्तान तो इंडिया या पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को तुर्किया का किस तरह से साथ देना चाहिए? लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।